हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर सलीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लगभग 1250 से ज्यादा एक्ट्स हैं और इन एक्ट्स पर कभी भी किसी भी तरह का केस फॉर्म करके लड़ा जा सकता है। होता क्या है कि अगर आपको इवन साफ पानी और साफ हवा भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी वाटर एक्ट और एयर एक्ट बना हुआ है। तो हमारे किसी भी तरह के राइट्स का कभी भी हनन ना हो, इसके लिए सब एक्ट्स बने हुए हैं। और हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज सेट टू बी द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें एक एक चीज को कवर किया गया है और जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे उसके सराउंडिंग एक्ट्स हैं और वो हमारे राइट्स को बचाने के लिए काम करते हैं। नेक काम में देरी डेरोगेटरी है क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। जैसा कि आजकल हो ही रहा है कि सारे के सारे लोग खाली बैठे हुए हैं लॉकडाउन में। खाली दिमाग होता है शैतान का घर और लोगों ने अपने अपने धंधे शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, स्कैम के। आपको स्पैम कॉल्स आएंगी, उसके बाद वो लोग आपसे पूछते हैं ओटीपी बताओगे। ऐसे वैसे कुछ नहीं चलता है, एक घंटा पड़ेगा सही हो जाएंगे। तो बात ये है कि इन सबको रेगुलेशन में कैसे रखा जाए, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं। तो उसके चलते अगर हम लोग चेक करें साइबर क्राइम्स में, तो साइबर क्राइम्स में हमारे पास दो एक्ट आते हैं, आईटी एक्ट और आईपीसी। आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 और आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। अब आईटी एक्ट में अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेक्शन 43, जिसमें हमें यह बताया गया है कि पनिशमेंट या कंपेंसेशन इंसान को दिया जाएगा अगर कंप्यूटर में, कंप्यूटर डेटाबेस में किसी भी तरह की हैकिंग या किसी भी तरह की चीज, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कोई इंसान अगर करता पकड़ा जाए। जैसा कि हम यहाँ पर टॉम क्रूज भाई साहब को देख रहे हैं कि वो कहीं से उतर के हैकिंग करके डेटा कहीं लेकर के उड़नछू होने वाले हैं। तो अगर इस तरह की चीजें अगर कोई करता है तो इंडियन लॉ के तहत, आईटी एक्ट के तहत उस इंसान को मैक्सिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ में 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं या तो हो कोई एक चीज मिले। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, हमारे पास है सेक्शन 66D। सेक्शन 66D ये कहता है कि बाय मीन्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस या कोई कंप्यूटर रिसोर्स, अगर कोई भी इंसान चीटिंग कर रहा है बाय पर्सोनेशन, अगर वो बता रहा है कि हम नहीं है, हम फलाने, तो ऐसा अगर करते हुए कोई इंसान पकड़ लिया गया तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, चाहे वो रिगुलस हो चाहे सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो। इट मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years, 3 साल तक वो पनिशमेंट उसको मिल सकता है, जेल हो सकता है। साथ में वो लायबल टू फाइन हो जाएगा, फाइन एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपए तक। दूसरी बात, अगर ऐसा भी होता है ना आजकल, जो ये चीज कवर हुई है सेक्शन 66E में, होता क्या है कि आजकल के जितने भी नए नए आशिक और माशूक हैं, इन लोगों के बीच क्या चल रहा है कि अच्छा खासा डेटा का एक्सचेंज तो होता ही रहता है। आजकल मोहब्बत भी एक हाई लेवल पर जा चुकी है, जैसा कि आपने कई निब्बा निब्बी के वीडियोस में देखा ही होगा टिकटॉक वगैरह पर। एक तो आपको यही दिखा देते हैं। रात आधी है, बात आधी है, बहके कदम, एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम। इस तरह की चीजें जो चल रही है ना, इन सब चीजों पे अच्छा खासा परेशानी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने अपने इंटीमेट इमेजेस शेयर कर देते हैं और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जो उनका सच्चा प्यार है, सो कॉल्ड सच्चा प्यार, ये सच्चा प्यार अगर किसी और को वो इमेजेस मस्ती में ट्रांसफर कर देना, अगर ऐसा करते हुए उनका सच्चा प्यार पकड़ा जाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है लगभग 3 साल का और फाइन भी लग सकता है लगभग 2 लाख रुपए तक। ये सेक्शन 66E कवर करता है आईटी एक्ट का। बात करें अगर इंडियन पीनल कोड की, तो हम लोग ये सब देख रहे हैं कि जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर जब भी जाते हैं तो कोई भी हेट पोस्ट चल रही होती है, कोई भी ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा होता है डिफेमेशन से भरा हुआ, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हुए, जो ये सब बने रहते हैं, और उसके ऊपर जा करके हम लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन देने के बाद दूसरा आदमी, कोई भी रैंडमली कोई भी स्ट्रेंजर उस पर रिप्लाई देता है 4 गालियों के साथ। फिर आपका ईगो हर्ट होता है, आप जाते हो उसको 8 गालियां लिख करके देते हो
और सोचते हो कि आप चैंपियन हो गए, आप डिबेट जीत गए। फिर उसके बाद होप करते हो कि काश उसका कोई रिप्लाई ना आए, और जब आ जाते हो तो कहते हो अरे यार अब तो 16 लिखनी पड़ेंगी गालियां। तो इन सब बातों का कोई अंत नहीं है, इन गालियों का कोई अंत नहीं है। इसके चलते अगर हम इसको लॉ के परव्यू में देखें तो हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ धाराएं हैं। जैसे सेक्शन 499 हो गया, डिफेमेशन से डील करता है, आईपीसी की बात कर रहा हूं। सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगर किसी भी तरह का हो रहा है इन बातों के थ्रू। सेक्शन 509 ऐसा होता है अक्सर कि कोई भी अगर लड़की कमेंट करे, लड़की के कमेंट करने पर बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो ये दिखाना शुरू करते हैं कि उनके अंदर बड़ी मर्दानगी है और उनको कुछ भी कहने का अधिकार है, वो औरत की इज्जत तक बात ले आते हैं। वर्ड, जेस्चर या एक्ट कोई भी अगर इंटेंड किया जाए टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, वो 509 के अंदर बुक हो जाएगा। सेक्शन 505 की अगर बात करें, वो डायरेक्टली चोट करता है सोशल मीडिया पर फैली हुई गंदगी को। इसमें क्या है कि इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बताता है स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रोमोटिंग एनमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन द क्लासेस। किसी भी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट कर लिया जाता है, चाहे वो कोई भी हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी हो। इनको जब टारगेट करके जो हेट पोस्ट चलाए जाते हैं ना, ये सेक्शन 505 के अंदर भाई साहब बुक कर लिए जाएंगे और फिर उनकी खातिरदारी तो कायदे से होगी। इन सब चीजों की अगर कंप्लेंट करनी हो तो कंप्लेंट करे कहां, सवाल तो ये उठता है ना। तो एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है औरतों के लिए, बच्चों के लिए। किसी भी तरह का ऑनलाइन अब्यूज अगर होता है तो ये डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है जो बनाया गया है। इस पर आप कोई भी तरह की हेट पोस्ट या किसी भी तरह का गंदी बात अगर कही गई हो तो उन सब की रिपोर्ट यहां पर की जा सकती है। अब जब मुद्दा हमने उठा दिया है औरतों का भी, उनकी मॉडेस्टी की जब बात आ ही गई, तो क्यों ना हम लोग देखें कुछ ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन। विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस में तो बहुत सारे आते हैं। प्रीडोमिनेंटली अगर बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे कि हो गया किसी का भी किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर, रेप, और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मिसकैरेज, असॉल्ट, स्टॉकिंग और बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी की सारी तो आईपीसी के अंदर गवर्न हो जाती है कि आप इनमें एफआईआर कर सकते हो, उसके बाद एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन अगर बाकी के देखें, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के अगर ऑफेंसेस को देखा जाए, अगर विमेन के साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उससे कैसे डील किया जाए, तो हमारे पास एक एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। इसके तहत जो सेक्शन 9 है वो कहता है कि कंप्लेंट की जा सकती है सेक्सुअल हरासमेंट की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को। कोई भी वर्क प्लेस हो उसकी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होती है, वो सेक्शन 4 के अंतर्गत बनाई गई होती है। ऐसा किया जाता है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट का इवेंट अगर हो रहा है, कोई भी चीज हुई है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो वो उसकी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे सकती है। अगर 3 महीने के वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि वो असमर्थ रही कंप्लेंट रजिस्टर करने में, और ये बात उसने इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को बाद में जाकर बताई 3 महीने के पास होने के बाद, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी 3 महीने का और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है और महिला की रिपोर्ट को दर्ज कर सकती है। इन केस ऐसा हो कि अगर महिला की मृत्यु हो जाती है हरासमेंट के कारण, तो उसका जो लीगल एयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इस कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है ही नहीं, तो जो लोकल कमिटी होती है उस लोकल कमिटी को भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। होता क्या है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या जो लोकल कमिटी होती है वो विक्टिम वुमन को और रेस्पोंडेंट को, जो कि रॉन्ग डूअर है, उसको एक मौका देती है कंसीलिएशन का। कंसीलिएशन का मतलब होता है अगर बात से सब कुछ सुलझ जाए तो उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं, तो पहले मौका दिया जाता है। इन केस अगर सारी की सारी बात सुलझ जाती है तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाती है एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ये बताने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। फिर भी मान लीजिए कि ऐसा हो कि जो रेस्पोंडेंट है, जो मतलब जो रॉन्ग डूअर है, वो लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानेगा। अगर वो दोबारा कुछ ऐसा काम करता है तो
जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो एक इंक्वायरी बैठा सकती है, अगली इंक्वायरी बैठा सकती है। किस लिए? अगर वो रिस्पोंडेंट जो है, जो रॉन्ग डूअर है, अगर वो एम्प्लॉय ही है, साथ का को एम्प्लॉय है अगर, तो एक इंक्वायरी और बैठेगी। इन केस मान लीजिए कि वो एम्प्लॉयर निकला जो उस वुमन का हरासमेंट कर रहा है, तो 7 दिन के अंदर, ये इवेंट को रिपोर्ट करने के 7 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगला केस क्या है कि कभी कभी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि फीमेल्स भी आउट ऑफ किसी भी तरह की अगर जलन रखती हैं, या फिर अगर किसी भी तरह से किसी भी बात का, किसी कचेड़ का बदला निकालना है, तो एक फॉल्स केस भी फाइल किया जा सकता है। फॉल्स केस अगर किसी भी मैडम ने कोई प्रैंक कर दिया इस तरह का, या फिर किसी थर्ड पर्सन को कुछ उल्टी सीधी बातें बता करके अगर उस इंसान से कोई केस फाइल करवा दिया इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में, तो पकड़े जाने पर खामियाजा तो भाई साहब और मैडम जी को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला एक्ट आता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट। इसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो है विमेन का, उसको प्रोहिबिट किया गया है। इसमें क्या चीजें आती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी फीमेल को एक खराब वे में प्रेजेंट किया गया हो, उन सब चीजों को प्रोहिबिट करने का काम करता है ये एक्ट। इन केस अगर कोई भी सच्चा आशिक सोच रहा है कि वो अपनी क्रश का फोटो छपवा देगा किसी भी बैनर पर या किसी भी तरह बिना क्रश की सहमति के, तो वो याद रखे कि उसकी क्रश उसको क्रश कर सकती है इस एक्ट के तहत। तो कोई भी उल्टा सीधा काम ना करें, अपनी क्रश का फोटो इधर उधर मत छपवाएं। लेकिन एक रिलैक्सेशन ये दिया जाता है कि अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किसी भी वुमन को या किसी भी तरह से वुमन के किसी पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है किसी बुक में या किसी लिटरेचर में, तो वो किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसमें कोई इंडिसेंसी या इमोरलिटी ना इंक्लूड की गई हो। तो ये थे हमारे कुछ लॉज रिलेटिंग टू साइबर क्राइम्स एंड टू दैट ऑफ विमेन। तो ये है कि अगर इन सब चीजों का हम लोगों को पता हो, तो ये जितनी भी एट्रोसिटी हम लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से जो इंटरैक्शन, एक भद्दा इंटरैक्शन लोगों के बीच होता है, इन सबको कम किया जा सकता है, इन सबको रोका जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि बकवासें कम हो, एक स्टेबिलिटी अचीव हो। शुक्रिया।